नमस्कार, सुबह 9 बजे की खबरों में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी और मेरे साथ मेरे सहयोगी करुणा शंकर शर्मा भी मौजूद रहेंगे। शुरुआत वॉर जोन की बड़ी खबरों से करते हैं। जो नया युद्ध का फ्रंट इस वक्त खुला हुआ है वो है लेबनान वर्सेस इजराइल। दक्षिण लेबनान पर बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल का हमला बहुत तेज हो गया है। TV9 भारतवर्ष पहला ऐसा चैनल है जो साउथ लेबनान की आखिरी पोस्ट यारिनी तक पहुंच गया है। यारिनी गांव साउथ लेबनान का अंतिम गांव है, आखिरी गांव है और ये गांव हिजबुल्लाह का गढ़ बताया जाता है। ठीक 48 घंटे पहले इजराइल ने इस गांव पर बमबारी की और हिजबुल्लाह के कई ठिकाने एक साथ तबाह किए। हमले के ठीक बाद TV9 संवाददाता सुमित चौधरी इस यारिनी गांव में पहुंचे, जहां तबाही का साफ साफ मंजर देखा जा सकता है। ये तबाही के सबूत है। यारिनी में मेयर हाउस ध्वस्त कर दिया गया। इसी मेयर हाउस से संवाददाता सुमित चौधरी की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। मैं इस समय जिस इमारत के सामने खड़ा हूं यह है यारिनी की मिनिस्ट्री, यानी मेयर का वो ऑफिस जिसको 2 से 4 दिन पहले बर्बाद कर दिया गया। ये इस पर बम्बारमेंट हो गया। देखिए तस्वीरें देखिए, ये है यहाँ के हालात। ये यहाँ का सबसे, आप कह सकते हैं कि इसको सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिशियल बिल्डिंग थी जो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। 2-3 दिन पहले इसमें बम्बारमेंट की गई है और यहाँ के ताज़ा हालात मैं आपको दिखा रहा हूँ। और देखिए इसे मिनिस्ट्री यारिनी की कहा जाता है। सब कुछ खाली है। और देखिए अभी, हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि उस तरफ निशांत, एक बार उस तरफ, वो इजराइल का इलाका है, बिल्कुल सामने है ये इलाका। हम इस समय उनकी जद में भी, हम उनके सामने ही हैं, हम अभी उनके सर्विलेंस में होंगे। अगर हम मूवमेंट कर रहे होंगे, चीज़ें दिखा रहे होंगे, तो हो सकता है कि हम पर भी नज़र बनाई रखी गई हो। और देखिए मैं आपको एक बार फिर दिखा दूँ कि किस तरीके का यहाँ पर है। और ये यूनाइटेड नेशन का भी ऑफिस है। देखिए ये नेशन का ऑफिस है यारिनी का। आप देखिए यूनाइटेड नेशन ऑफिस और यारिनी, यहाँ पर इसको भी टारगेट किया गया। और मैं आपको कह रहा हूँ कि जंग के मैदान में सब कुछ भूल दिया जाता है, कौन सी चीज़ें कहाँ पे। और अभी यहाँ के जो देखिए, यहाँ पे जो टारगेट किया है, इस पूरी बिल्डिंग को खाली कर दिया गया हालांकि। और यहाँ पर लोगों के खाने पीने का सामान, उनकी चीज़ों के लिए रखा गया होगा। यहाँ पुलिस की जीप खड़ी है। ये पुलिस स्टेशन भी है, आप कह सकते हैं कि इसमें जो एम्बुलेंस और पुलिस स्टेशन, यहाँ पे अगर मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं कि सारी चीज़ें जस की तस हैं। और यारिनी का इलाका बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आखिरी है। और मैं आपको ज़रा ताज़ा हालात यहाँ के वॉर जोन के दिखा रहा हूँ कि इस समय के हालात क्या हैं। साउथ लेबनान, TV9 भारतवर्ष अकेला ऐसा चैनल है जो इस समय इस वॉर जोन के अंदर मौजूद है। अकेला ऐसा नेटवर्क है जो आपको ये बता रहा है कि आखिरकार अभी गाज़ा के बाद, गाज़ा और ख़ासतौर पर राफा, इन जगहों के जंग के बाद अब नया वॉर फ्रंट जो है, जो इमर्जिंग वॉर फ्रंट जिसको कह रहे हैं, वो आखिरकार यही क्यों बन रहा है। और ये वो पहले गाँव है, या फिर आप आखिरी गाँव भी इन्हें कह सकते हैं, जो इस समय साउथ लेबनान के बॉर्डर पर है। और यहीं से जंग का आगाज़ होगा, यहीं से जंग लगातार बढ़ेगी। और मैं आपको लगातार यहाँ पर जो हालात हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। हिजबुल्लाह ने अपनी स्ट्रैटेजीज़ में पिछले कई दिनों में बदलाव किए हैं। उसने अब अपने आर्म्स एंड एम्युनिशंस को मॉडिफाई करना शुरू कर दिया है। उसने लगातार ये कोशिश की है कि उसके आर्म्स एंड एम्युनिशंस के बारे में जितना लोगों को पता लगे उतना कम, उतना अच्छा है। और ख़ास बात यह कि देखिए ये फेंसिंग की गई है इस इलाकों में। हालांकि देखिए ये अपने ऑफिसेस को करने के लिए। और अभी हिजबुल्लाह की मैं बात कर रहा था कि हिजबुल्लाह ने अपनी स्ट्रैटेजीज़ में कई बड़े बदलाव किए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ये है कि उसने अब ज़्यादा फोकस करना शुरू किया है आर्टिलरी के ऊपर, रॉकेट लॉन्चर्स के ऊपर, मिसाइल के ऊपर। क्योंकि अब उसके पास ऑप्शन जो है वो आप कह सकते हैं क्लोज बैटल की, यानी 5-7 किलोमीटर में, 10 किलोमीटर में इसराइल के इलाकों को टारगेट करना, तो उसके लिए उसको आर्टिलरी चाहिए, यानी तोपखाना। और अभी कहा जा रहा है कि उसने रूस से, सोवियत यूनियन टाइम के समय के कई आर्टिलरीज को इन इलाकों में छुपाया हुआ है और यहीं से रह रहकर उस पर अटैक किया जा रहा है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि वो अब अपने दूसरे स्मॉल, आप कह सकते हैं कि रॉकेट लॉन्चर से अटैक कर रहा है, घरों से अटैक कर रहा है। और इसी वजह से इन घरों को इसराइल टारगेट कर रहा है। इसराइल को लग रहा है कि देखिए इन्हीं घरों का इस्तेमाल करके, इन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके हिजबुल्लाह हम पर टारगेट कर रहा है। और इसी वजह से इन इलाकों के अंदर ज़्यादातर बड़ी बड़ी इमारतों को, इंपॉर्टेंट जगहों को टारगेट किया जा रहा है। मैं आपको दिखा रहा था कि ये UN का ऑफिस भी और यहाँ पर इनकी मिनिस्ट्री भी है, इसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया। सब कुछ तबाह हो चुका है। और ये मेन एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है यारिनी का, यानी आखिरी गांव का, जो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है।
तो आपने देखा सुमित चौधरी की इस जाबाज रिपोर्टिंग को। जहां पर इजराइल हमला कर रहा है वहां पर टीवी9 भारतवर्ष की टीम मौजूद है। हमारे रिपोर्टर सुमित और साथ ही वीडियो जर्नलिस्ट निशांत वहां से आपको जाबाज रिपोर्टिंग हर एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, इजराइल ने हिजबुल्लाह की छावनियां तबाह कर दी हैं। यूएन के प्रतिष्ठानों पर भी हमला कर रहा है लगातार इजराइल। हमले के डर से गांव वालों ने पूरा इलाका खाली कर दिया। खौफ है अब लोगों के अंदर। लेकिन आप अगर आप मेरे हम इस समय साउथ लेबनान के यारीनी इलाके में हैं और अगर आप मेरे पीछे देखें तो आपको नजर आएगा हिजबुल्लाह के झंडे लगे हुए हैं, फ्लैग, यानी ये हिजबुल्लाह के इलाके में, टेरिटरी में हम घुस गए हैं। और अगर यारीनी आखिरी विलेज है यहाँ का, और कल रात को यहाँ पर जिस तरीके से अटैक किए गए थे उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कहा जा रहा है कि 4 दिन से लगातार यारीनी में अटैक जारी हैं। और अगर आप देखें यारीनी का वो इलाका जहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये कम्युनिकेशन एक टावर या फिर एक जगह बना रखी थी, अगर आप देखें सोलर इक्विपमेंट या दूसरी चीज़ें लगा रखी थी, ये कम्युनिकेशन टावर टाइप एक काम कर रहा था, कमांड एंड कंट्रोल, यहाँ पर अटैक किया गया। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा भयानक ये अटैक था कि पूरी जो इमारत है वो ध्वस्त हो गई। यारीनी वो इलाका है, मैं आपको बता रहा था कि जो बॉर्डर पर है, हालांकि यहाँ पर यूएन की मौजूदगी भी है, लेकिन आप अगर आप मेरी आवाज़ सुन सकते हो तो आपको आज समझ में आएगा कि ऊपर शायद फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ान भर रहे हैं, उनकी आवाज़ें मैं सुन सकता हूँ। ये इजराइल के फाइटर एयरक्राफ्ट हैं और लगातार इन इलाकों के अंदर बम्बारमेंट की जा रही है, यानी गोलीबारी की जा रही है। और अभी भी मैं इन आवाज़ों को सुन सकता हूँ क्योंकि लगातार ये इन इलाकों में फ्लाई कर रहे हैं। ये देखिए, ये इलाका जो है वो सारा का सारा गोलान हाइट, या फिर आप उसे कह सकते हैं कि वो सारा इलाका जो है वो इजराइल का वो इलाका है जो इजराइल लगातार जहाँ से बड़े ऑपरेशन चला रहा है। निशांत, मेरे कैमरा पर्सन से मैं आग्रह करूंगा आए मेरे साथ आगे और दिखाएं कि देखिए ये तबाही के मंजर है, ये तबाही के निशान है जहां पर इस समय वॉर चल रही है। और अभी खास बात यह है कि मैं यारीनी के इस इलाके में आया हूं और 3 दिन से लगातार, करीबन 3 से 4 दिन से लगातार इसी इलाके में इजराइल टारगेट कर रहा है। कल रात को भी मुझे बताया गया कि यारीनी के इलाके के अंदर इस तरीके से अटैक किए गए हैं। आप देखिए, ये आपको नजर आएगा कि जो अटैक है उससे किस तरीके के हालात इस समय यहाँ बने हुए हैं। और यारीनी का इलाका इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बिल्कुल बॉर्डर पर है। आखिरी पोस्ट जो यूएन की है वो इधर ही है। और अभी मेरे कैमरा पर्सन और मैं निशांत यारीनी के इलाके से रिपोर्ट कर रहे हैं। पहला मैं आपको बता रहा था कि हिजबुल्लाह के झंडे यहाँ लगे, पूरी जगह पे कोई नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि यहाँ पर माहौल बहुत ज़्यादा टेंशन है क्योंकि अभी भी जब मैं यहाँ से रिपोर्ट कर रहा हूँ तो निश्चित तौर पर मैं ऊपर से लगातार इजराइल के फाइटर एयरक्राफ्ट की आवाज़ें सुन रहा हूँ। तो ये इलाका वो है जहाँ पर कभी भी जो उनके फाइटर एयरक्राफ्ट है वो बम्बारमेंट करते हैं, लगातार गिराते, क्योंकि अगर उनको ये अंदेशा होता है कि अगर यहाँ पर कोई मौजूद है या हिजबुल्लाह की मौजूदगी है तो निश्चित तौर पर वो उस जगह को अटैक करते हैं। और ये यारीनी गांव दक्षिण लेबनान का आखिरी गांव बताया जा रहा है जहां से सुमित ने रिपोर्ट भेजी है। और आपको एक और बड़ी खबर बता दें, इजराइल के हमलों के बाद यारीनी में हिजबुल्लाह लड़ाके अंडरग्राउंड हो गए। पूरे इलाके में हिजबुल्लाह के सिर्फ झंडे नजर आ रहे हैं, हिजबुल्लाह लड़ाके नहीं है। यारीनी के नागरिकों को भी इजराइल ने निशाना बनाया है। यारीनी में आईडीएफ के फाइटर जेट लगातार गश्त कर रहे हैं। यारीनी को हिजबुल्लाह मुक्त करना चाहता है आईडीएफ। हम इस समय यारीनी में हैं और मैं आपको ये बता रहा था कि इस समय के घोस्ट टाउन कैसे हैं। देखिए, हालांकि हम बहुत ज़्यादा भी सेंसिटिव एरिया में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार मैं फाइटर एयरक्राफ्ट की आवाज़ सुन पा रहा हूँ। और वो देखिए, वो है इजराइल का एरिया। निशान जरा दिखाइए, वो इजराइल का एरिया जहाँ से लगातार फायर चल रहा है। और ये बिल्कुल सामने का यारीनी इलाका, खुला बॉर्डर है, आप देख सकते हैं, पूरा खुला इलाका है, बहुत संवेदनशील है। निशान थोड़ा सा इधर आ जाए, क्योंकि कहते हैं कि कई बार वो सिविलियंस को टारगेट कर देता है ये समझ के कि शायद ये हिजबुल्लाह के लोग हो सकते हैं। और देखिए, चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ घर खाली मिलेंगे, कोई शख्स यहाँ पर मौजूद नहीं है। लगातार यहाँ पर बड़े बड़े घर आपको दिखेंगे, खाली है, लेकिन सब कुछ खाली है यहाँ पर, स्कूल, कॉलेजेस, जो भी चीज़ें हैं। और वो पूरा इलाका अगर आप देखें, वो बिल्डिंग जो ऊपर देख रहे हैं आप, वो पूरा का पूरा इजराइल का इलाका है जहाँ से लगातार बम्बारमेंट की जा रही है। और अभी यारीनी बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इन आखिरी गाँवों से ही लगातार आर्टिलरी से अटैक किए जा रहे हैं। कहा यह भी गया कि हिजबुल्लाह ने इन्हीं जगहों के ऊपर अपनी आर्टिलरी छुपाई हुई है और रह रहकर यहाँ से अटैक किया जा रहा है। और इजराइल इन इलाकों को पूरी तरीके से बर्बाद कर देना चाहता है, 5 किलोमीटर के वैक्यूम को क्रिएट करना चाहता है ताकि इन इलाकों से किसी भी तरीके से वो हिजबुल्लाह को ख़त्म कर दे। और ये इलाके इस समय सबसे बड़े सेंसिटिव जोन भी है। इस बीच बड़ी खबर बिहार से आ रही है, बिहार के सारण से, जहां पर 3 लोगों की हत्या कर दी गई है। पिता के साथ 2 नाबालिग बेटियों को भी गोली मारी गई है।
पत्नी घायल हो गई है, जिनकी हालत काफी गंभीर है। अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ा है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तस्वीर आप देखिए, बिहार के सारण का यह पूरा मामला है, जहां पर पिता के साथ साथ 2 नाबालिग बेटियों को गोली मार दी गई है। 3 लोगों की हत्या का यह मामला, पत्नी भी घायल है, अस्पताल में एडमिट है। इस पूरे मामले को लेकर घटना की चश्मदीद महिला का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। और 1 महीना ले मेरी लड़की पहले बहुत देर दिन में बात की थी, तब कोई हमसे कहा हम लोग से लड़की के मत बतियावे दी। तब निकल से कि ठीक बतलाई कि अब बतियावल छोड़ देले रहुए। एक दिन के दिन वो नहीं है के बात है, ढेर दिन के तो लड़का कहता कि ना बतिएबू तो तरह के कहीं लायक ना छोड़े। और रुपेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। रुपेश, क्या वजह सामने आ रही है वारदात को लेकर और अभी तक पुलिस का क्या एक्शन सामने आया है? देखिए, हत्या का कारण प्रेम प्रसंग है और अभी तक पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है और जिनसे जैसे अब मां भी बता रही है। और इस तिहरे हत्याकांड के मतलब पूरे बिहार में आप कल देखिए किस तरह से हत्या हो गई जीतन सहनी की, और उसके बाद से ये 3 हत्याएं और वो भी होते हुए अवस्था में, और उसी तरह से धारदार हथियार से ही काट कर ये घटना की गई है। हालांकि जो घटना की जो चश्मदीद है वो महिला बच गई है और उसकी हालत हालांकि अभी गंभीर है, लेकिन एकमा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उसका उपचार चल रहा है। और उसने जिस तरीके से बताया है कि कैसे पिता को और उसकी 2 बेटियों को धारदार हथियार से मार मार कर हत्या कर दी गई, और जब महिला की नींद खुली उसके बाद से किसी भी तरह से उसने अपनी जान बचाई। और ये रसूलपुर थाना क्षेत्र का मामला है। और ये तारकेश्वर सिंह है, उनकी 17 वर्षीय पुत्री है चांदनी कुमारी, और एक उनसे छोटी उसकी बहन है आभा कुमारी। और उसमें से जो बड़ी बहन है उसी के प्रेम प्रसंग की बात सामने आ रही है कि जिस तरीके से प्रेम प्रसंग के बीच में ये हत्या हुई है। कुछ लड़कियों ने अस्वीकार किया था, दोनों परिवारों के बीच कुछ बीच बचाव भी हुआ था। और जो पुलिस पदाधिकारी हैं वो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के प्रेम प्रसंग में बहुत कुछ ज्यादा बताने की स्थिति में नहीं है, लेकिन ये जरूर स्वीकार कर रहे हैं कि ये जो हत्या है ये प्रेम प्रसंग में की गई है। 3 शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल में भेज दिया गया है। लेकिन आसपास में एक जी बिल्कुल रुपेश, तो प्रेम प्रसंग से जुड़ा ये पूरा मामला जो कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रहा है। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और कल भी बिहार से अपराध की घटना सामने आई जो दिल दहला देने वाली रही। बिहार में जीतन सहनी मर्डर केस में पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस ने यह बताया है कि हत्या की रात 4 लोग मृतक के घर गए थे। पुलिस सभी पूरे मामले की जांच इस वक्त कर रही है। वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या के बाद सियासी उबाल है। इस हत्या मामले में पुलिस जैसे जैसे जांच को आगे बढ़ा रही है वैसे वैसे परतें खुलती जा रही हैं। हत्या की जांच कर रही पुलिस ने 4 लोगों से पूछताछ के बाद बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि हत्या के पीछे ब्याज पर पैसे की लेन देन भी एक कारण हो सकता है। इसे लेकर पुलिस ने एक प्रेस नोट भी जारी किया है जिसमें कहा गया है कि जीतन सहनी के घर के पास लगे सीसीटीवी को खंगाला गया है। फुटेज में ये देखा गया कि रात 10:30 बजे से 11 बजे के बीच 4 लोग घर के अंदर गए थे। कुछ देर घर के अंदर रहने के बाद बाहर निकल गए। इनके मोबाइल डिटेल, पूर्व की हिस्ट्री, मृतक के साथ लेन देन के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है देर रात ये लोग जीतन सहनी के घर क्या करने गए थे। बताया जाता है कि जीतन सहनी से 2 लोगों ने ब्याज पर पैसे उधार लिए थे। पैसे के बदले जीतन सहनी ने सिक्योरिटी के नाम पर बाइक रख ली थी। देर रात 4 लोग बाइक छुड़ाने पहुंचे थे। 4 में से 2 लोगों की 2 दिन पहले जीतन सहनी से कहासुनी भी हुई थी। दोनों ने सबक सिखाने को लेकर धमकी दी थी। फिलहाल पुलिस सभी तथ्यों की जांच में जुटी हुई है। बिहार में जीतन सहनी की हत्या के बाद सियासी घमासान जारी है। विपक्ष सरकार को घेरने में जुटा हुआ है। बिहार में लगातार हो रही हत्याओं पर विपक्षी दल नीतीश सरकार पर हमलावर है। पिता की हत्या के बाद घर पहुंचे मुकेश सहनी ने सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग की है। तमाम हमारे जितने भी शुभचिंतक हैं, राज्य के लीडर और देश के नेता, सभी लोगों से बातचीत हुई है और सभी लोगों ने आश्वस्त किए हैं कि जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। मेरा तो राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस पे खुद ही संज्ञान लेते हुए जो दोषी है उसको सजा दी जाए। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा, ये सरकार द्वारा प्रायोजित अपराध है।
और जिस प्रकार से लगातार बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है, सरकार का इकबाल ख़त्म हो गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी का इकबाल ख़त्म हो गया है और दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, डबल इंजन की सरकार है और लगातार बिहार में हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, लूट हो रहा है, बैंकों की डकैती हो रही है और सरकार जो है हाथ पे हाथ धरी बैठी हुई है। और खबर लखनऊ से है, जहां 2 लोगों की हत्या कर दी गई। लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके की घटना बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि भांजे ने मामा मामी और ममेरे भाई को गोली मार दी। गोलीबारी में मामा मामी की मौत हो गई है, जबकि एक का अस्पताल में इलाज जारी है। वारदात को अंजाम देकर आरोपी भांजा फरार है। और वहीं उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर हलचल बहुत तेज हो गई है। बड़ी खबर आप देखिए, योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बैठक बुलाई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलाई है मंत्रियों की बड़ी बैठक। चुनावी तैयारियों पर फीडबैक लिया जाएगा और इसमें आशीष पटेल, संजय निषाद को भी शामिल किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों बीजेपी नेता खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। अब मिर्जापुर सदर विधायक रत्नाकर मिश्रा अधिकारियों के रवैये से नाखुश हैं और मंच से खुलेआम उनकी शिकायत कर रहे हैं। सरकार गरीबों का ही उत्थान करने के लिए है और गरीब के लिए हर चीज के है, लेकिन कहना नहीं चाहिए इसमें हमारे अधिकारी लोग फेल करने में लगे हैं। बीजेपी विधायक इस बात से भी नाराज हैं कि कार्यक्रम में सभासदों को नहीं बुलाया गया और उन्हें देर से जानकारी दी गई। अधिकारी लोग इस समय मिर्जापुर के मनमाने हो चुके हैं। मुझे सदन में भी इसको आवाज उठाना है, पूर्ण रूप हो चुके। मुझे मेरे बगल में 200 मीटर दूर हो रहा है, मुझे 8 बजे बाद आदेश दिया जा रहा है कि आपको आना है। दरअसल जिले के बरोथा में मिर्जापुर से सांसद और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल प्रधानमंत्री आवास योजना का भूमि पूजन करने आई थी और इसी कार्यक्रम में विधायक भी पहुंचे थे। और अरविंद केजरीवाल से जुड़ी बड़ी खबर। अरविंद केजरीवाल के लिए आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि आपको बता दें अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई होनी है। सीबीआई की गिरफ्तारी को केजरीवाल ने हाई कोर्ट में चुनौती दी और इसी याचिका पर सुनवाई होनी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के लिए आज का दिन काफी अहम है। शराब नीति घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल को आज राहत मिलेगी या जेल में रहेंगे, इस पर आज दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। केजरीवाल के समर्थकों का हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार है। आज दिल्ली हाई कोर्ट में सीबीआई से जुड़े भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के मामले में सुनवाई होगी। केजरीवाल ने जमानत के अलावा अपनी गिरफ्तारी को भी दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। खास बात यह है कि केजरीवाल ने सीबीआई से जुड़े मामले में जमानत के लिए निचली अदालत में याचिका दाखिल नहीं कर सीधा दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पिछली सुनवाई पर सीबीआई ने इस बात पर आपत्ति भी जताई थी, लेकिन सीएम केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि वो जमानत के लिए सीधा हाई कोर्ट आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई मामलों में ये व्यवस्था दी है, जिसके बाद कोर्ट ने सीबीआई को जवाब दाखिल करने का नोटिस देते हुए सुनवाई के लिए आज का समय दिया है। इससे पहले केजरीवाल को ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट से पहले ही राहत मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में सीएम केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए उसे अवैध बताया था। और देखिए बड़ी खबर, आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर का नया वीडियो सामने आया है और इसमें वो पुलिस अधिकारियों के साथ बहस करती हुई नजर आ रही है। वीडियो आप देखिए। जानकारी है कि वीडियो 2022 का है। पुणे के बानेर रोड पर बंगला है और बंगले के सामने ही मेट्रो चलती है। उसके सामने फुटपाथ पर कुछ सामान रखा था और इसको लेकर वो पुलिस अधिकारियों के साथ बहस कर रही थी। सुनिए आप। तुम्ही काय दांडेन कुराडेन घेऊन येताय म्हणलं काय तुला सांगायचं नागरिक आहे का कसं आलोय तुमचं काम आहे ना बोलायचं तुमचं काम नाही का कशी बोलायचं ते माझं काम आहे का बडबड करताय ते माझं काम आहे का ते हां। और ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की ट्रेनिंग पर रोक लगा दी गई है। पूजा को 23 जुलाई तक लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में रिपोर्ट करने को कह दिया गया है। विवादों में रही ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। पूजा की ट्रेनिंग प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। पूजा खेड़कर को मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में वापस बुला लिया गया है और उनके प्रशिक्षण पर रोक लगा दी गई है। पूजा को 23 जुलाई तक लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में रिपोर्ट करने को कहा गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी एक पत्र में कहा गया है कि आपको महाराष्ट्र सरकार के जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम से मुक्त किया जाता है। पत्र में साफ कहा गया है कि आपको किसी भी परिस्थिति में 23 जुलाई 2024 से पहले अकादमी में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया जाता है। इससे पहले पूजा खेड़कर से पुलिस ने सरकारी आवास पर पूछताछ की थी। पुलिस पूजा के घर क्यों पहुंची, वो खुद बता रही हैं। पुलिस को कल जो फीमेल पुलिस कर्मचारी थी 2-3 उनको मैंने बुलवाया था क्योंकि मुझे कुछ काम था, इसीलिए फीमेल कर्मचारी कल मेरे घर पे आए। आपको बता दें कि पूजा खेड़कर IAS परीक्षा पास करते समय दिए गए दिव्यांगता और OBC प्रमाण पत्र को लेकर सवालों के घेरे में है। गवर्नर पर ममता बनर्जी की टिप्पणी को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दिया है। TMC ने इस पर सख्त टिप्पणी की है। पूरा मामला क्या है, आप देखिए इस रिपोर्ट में। 28 जून को पश्चिम बंगाल के गवर्नर CV बोस ने CM ममता बनर्जी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया था। अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता को राज्यपाल के खिलाफ गलत बयान देने पर रोक दिया है। अदालत के निर्देश से राज्यपाल ने खुशी जाहिर की। I welcome the judgment. I have tried to give maximum respect and regards to Mamata Banerjee, treating her as my esteemed constitutional colleague. The remarks that she made about me were not expected at all from her. TMC ने कहा कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पर गंभीर आरोप लगे हैं। ममता बनर्जी ने उसी आधार पर बयान दिया था। राजभवन का एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन के खिलाफ एक रिस्पेक्टेड औरत का मिसबिहेव करने का बहुत गहरी एलिगेशन है। 2 मई को गवर्नर हाउस में काम करने वाली एक संविदा महिला कर्मचारी ने CV आनंद बोस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका देते हुए सुनवाई की मांग की थी। और भारी विरोध के बीच बरेली में मौलाना तौकीर रजा के धर्म परिवर्तन कार्यक्रम में रोक लग गई। तौकीर रजा के संगठन ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। TV9 भारतवर्ष पर खबर दिखाए जाने के बाद मौलाना तौकीर रजा का धर्मांतरण प्लान धरा का धरा रह गया। तौकीर रजा ने एक पत्र के जरिए इसकी जानकारी दी कि उन्हें प्रशासन ने कार्यक्रम करने की इजाजत नहीं दी है। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के मीडिया प्रभारी को चिट्ठी के जरिए ये ऐलान करना पड़ा कि बरेली प्रशासन को प्रार्थना पत्र दिया गया था, लेकिन बरेली प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। साथ में ये भी कहा गया कि बरेली जनपद में किसी का भी धर्म परिवर्तन कराकर सार्वजनिक स्थल पर विवाह या निकाह करने की अनुमति नहीं होगी। ऐसा करने पर विधिक कार्रवाई होगी, जिसके बाद प्रस्तावित कार्यक्रम स्थगित किया जाता है। मौलाना ने उत्तर प्रदेश के बरेली में खुले मंच पर 23 हिंदुओं के सामूहिक धर्मांतरण का ऐलान किया था। कार्यक्रम के मुताबिक 21 जुलाई को 5 जोड़ों का धर्म परिवर्तन कराकर सामूहिक निकाह भी होना था। इस मुद्दे पर मुस्लिम धर्म गुरु ने भी अपनी राय दी है। अगर कोई अपनी इच्छा से किसी धर्म को एक्सेप्ट करना चाहता है तो उसके लिए एक लीगल प्रक्रिया है, उसको फॉलो करे तो वो कर सकता है। नीति आयोग का पुनर्गठन कर दिया गया है। नई टीम में 15 केंद्रीय मंत्रियों को जगह दी गई है। देखिए आप। सरकारी योजना और कार्यक्रमों की रणनीति तैयार करने में अहम रोल निभाने वाले नीति आयोग की नई टीम का ऐलान कर दिया गया है। राष्ट्रपति भवन से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक नई टीम में नीति आयोग की नई टीम PM अध्यक्ष बने रहेंगे, सुमन के बेरी उपाध्यक्ष बने रहेंगे, शाह, राजनाथ सहित 15 केंद्रीय मंत्री शामिल। सहयोगी दलों के नेताओं को जगह मिली। आयोग में जिन 15 केंद्रीय मंत्रियों को शामिल किया गया है उसमें सदस्य के तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं, जबकि विशेष आमंत्रित सदस्य नितिन गडकरी, JP नड्डा, HD कुमारस्वामी, जीतन राम मांझी, लल्लन सिंह, वीरेंद्र कुमार, राममोहन नायडू, जुएल ओराम, अन्नपूर्णा देवी, चिराग पासवान, राव इंद्रजीत सिंह को बनाया गया है। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये भारत सरकार की एक नीति थिंक टैंक है जो सरकार के काम और नीतियों की जानकारी देता है। और डोडा में शहीद जवानों का पार्थिव शरीर आज उनके गांव पहुंचेगा। इस शहादत से पूरा देश सदमे में है। डोडा आतंकी मुठभेड़ में कैप्टन ब्रिजेश थापा, नायक D राजेश, सिपाही ब्रजेंद्र और सिपाही अजय शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा
और सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी सहित आला अधिकारियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। 2 शहीद जवान विजेंद्र और अजय राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले थे, जिनका पार्थिव शरीर आज उनके घर पहुंच सकता है। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने घटना पर दुख जताया। ये जो जिस घटनाक्रम हुआ है ये बहुत ही, मैं इसकी निंदा भी करती हूँ, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। परिवारों को भी मैं अपनी तरफ से कहना चाहूंगी कि जो भी सरकार की ओर से होगा हम लोग आपकी हर प्रकार से सहायता करेंगे। कैप्टन ब्रिजेश थापा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के रहने वाले थे और 2019 में आर्मी ज्वाइन की थी। अगर हमारे नौजवान शहीद हो रहे हैं, मुझे लगता है कि सरकार को निसंकोच होकर कदम उठाने चाहिए और जो दावा बार बार किया जाता था कि वादी में सब कुछ संतोषजनक है और स्थिति नियंत्रण में है, वो कहीं न कहीं गलत साबित हो रहा है। नीट मामले में सीबीआई का एक्शन जारी है। एजेंसी ने ट्रंक से पेपर चोरी करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों से लगातार पूछताछ हुई। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने बहुत बड़ी गिरफ्तारी की है। सीबीआई ने ट्रंक से चोरी करने के मामले में मुख्य आरोपी समेत 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान पंकज सिंह उर्फ आदित्य और राजू के रूप में हुई है। पंकज सिंह पर आरोप है कि उसने हजारीबाग ट्रंक से नीट के पेपर चोरी किए थे, जिन्हें बाद में लीक कर दिया गया था। पंकज सिंह सिविल इंजीनियरिंग भी कर चुका है। राजू पर आरोप है कि उसने लीक पेपर को सर्कुलेट किया था। सीबीआई ने पंकज सिंह को पटना से गिरफ्तार किया है। उसके साथ ही राजू को झारखंड के हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों आरोपी फिलहाल पटना में सीबीआई के शिकंजे में हैं। बताया जाता है कि पेपर लीक कांड का अड्डा है। यहीं पर नीट के पेपर ट्रंक में रखे गए थे। सीबीआई ने इससे पहले हजारीबाग के ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को भी गिरफ्तार किया था। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने अब तक 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पटना हाईकोर्ट से 13 आरोपियों की रिमांड मिलने के बाद सीबीआई ने बेउर जेल में बंद आरोपी से पूछताछ की। फिलहाल सीबीआई की टीम पटना में ही रहकर इस मामले से जुड़े हर किरदार पर नजर बनाए हुए है। लगातार छापेमारी भी जारी है। और यूपी में लखनऊ के पंतनगर में बुलडोजर चलाने की तैयारी पर हंगामा हुआ कल। उसके बाद लोगों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और अच्छी खबर फिर सामने आ गई। योगी जी तो सुनेंगे हम लोग की बात, क्योंकि रजिस्ट्री खाली दाखिल सब है। ऐसा जोगी उनको भी गलत मैसेज जा रहा है, लेकिन जोगी जी ये बात सुनेंगे ही सुनेंगे। इसी उम्मीद के साथ लखनऊ के पंतनगर और अबरार नगर के लोग सीएम योगी से मिलने पहुंचे थे, जहां से उन्हें अच्छी खबर मिली और सैकड़ों लोगों के घरों पर चलने वाला बुलडोजर फिलहाल थम गया है। जैसे ही ये खबर पंतनगर और अबरार नगर के लोगों को मिली, आतिशबाजी शुरू हो गई, मिठाइयां बांटी गई और सरकार के फैसले का जमकर स्वागत किया गया। उम्मीद से कहीं अधिक हम लोगों को मुख्यमंत्री जी ने दिया है। सबसे बड़ी बात यह है, उन्होंने कठिन रूप से ये आश्वस्त किया है कि किसी का 1 भी इंच मकान तोड़ा नहीं जाएगा। मुलाकात करने वालों ने ये भी बताया कि सीएम ने उन अधिकारियों को तलब किया जिन्होंने इन इलाकों में नोटिस चस्पा किया था। TV9 भारतवर्ष की टीम जब मौके पर पहुंची थी, तब लोगों ने अपने घरों में बिजली बिल और आधार कार्ड सहित कई प्रमाण पत्र लगाते हुए पूछा था कि अगर ये इलाका अवैध है तो उन्हें सुविधा कैसे दी गई। और इस बीच हरियाणा सरकार से जुड़ी बड़ी खबर। हरियाणा सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एक और निर्दलीय विधायक छोड़ सकते हैं सरकार का साथ, ये सोर्सेज से खबर आ रही है। प्रथला विधायक विधानसभा क्षेत्र से जो निर्दलीय विधायक हैं नयन पाल रावत बड़ा ऐलान कर सकते हैं। कल चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान कर सकते हैं, इस बात के संकेत मिल रहे हैं। मोहित मल्होत्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। मोहित, लगातार अगर बात की जाए तो हरियाणा सरकार नंबर गेम में इससे पहले भी संकट के घेरे में नजर आई है और अब एक और विधायक समर्थन वापसी का ऐलान कर सकते हैं, क्या खबर आ रही है? देखिए, ये प्रथला से निर्दलीय विधायक है नयनपाल रावत और ये पार्टी ये बीजेपी सरकार से समर्थन वापसी ले सकते हैं। इससे पहले 3 निर्दलीय विधायक समर्थन वापस ले चुके हैं और इसी वजह से विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है, जिसमें एक वक्त में बीजेपी की सहयोगी रही जननायक जनता पार्टी भी है। उनका ये कहना है कि हरियाणा सरकार अल्पमत में है और जल्द ही फ्लोर टेस्ट करवाया जाना चाहिए। कांग्रेस की तरफ से लगातार गवर्नर से मिलकर ये मांग भी लगातार की जा रही है। जी, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और विधायक नयनपाल भी अब ऐलान कर सकते हैं सरकार से समर्थन वापसी का, ये खबर है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते। उत्तराखंड के पहाड़ों से आ रहा पानी और लगातार हो रही बारिश की वजह से यूपी के लखीमपुर खीरी में हालात खौफनाक हो चले हैं।
लखीमपुर खीरी का देवी मंदिर विनाशकारी बाढ़ ने इन्हें भी डिगा दिया। शारदा नदी की ऐसी धार शायद ही पहले कभी किसी ने देखी हो। सदर तहसील क्षेत्र के 5 गांव की करीब 2500 की आबादी इस वक्त शारदा नदी के निशाने पर आ चुकी है। विस्थापन का खतरा मंडरा रहा है। नदी के तेज प्रवाह घाट के घाट निकल रहे हैं। सैकड़ों साल से अपनी जड़ें गड़ाए इस पेड़ को देखिए। कई पीढ़ियों को ये अपनी छाव की शीतलता देता रहा, अटल खड़ा रहा, लेकिन आज इस पेड़ को शारदा नदी की धारा और उसके प्रचंड प्रवाह ने निगल लिया, इसका अस्तित्व मिटा दिया। लखीमपुर खीरी के 5 तहसील बाढ़ से कहरा रहे हैं। इन तहसीलों के करीब 250 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। उफनती नदी सब कुछ बहा ले जाने को आमादा है। उपजाऊ जमीन, लोगों के आशियाने सब बाढ़ के पानी में अपना वजूद खो रहे हैं। सैलाब से जिले का ये हाल सिर्फ शारदा नदी के कारण नहीं बल्कि घाघरा और मोहना नदी के जलस्तर से हुआ है। हालांकि पिछले 24 घंटे में इनका प्रभाव पहले के मुकाबले कम तो हुआ है, लेकिन इन नदियों ने अब कटान शुरू कर दिया है। इधर यूपी के गोरखपुर में भी बाढ़ से हालात लगातार खराब हो रहे हैं। राप्ती नदी के उफान ने मुसीबत को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। यूपी के 20 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। गोरखपुर में राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। 48 से ज्यादा गांव में पानी घुस चुका है और हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कई इलाकों में जमीन पर चलना भी मुहाल हो चुका है। लिहाजा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की बोट लोगों की मदद के लिए लगाई गई है और बांधों की पेट्रोलिंग की जा रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में खाने पीने का सामान बांटा जा रहा है ताकि लोगों को राहत मिल सके। रेगुलर बंधों की पेट्रोलिंग की जा रही है। जितने भी रेन कट्स हुए थे अराउंड 1 वीक पहले उसको ठीक करा लिया गया है और मतलब चूंकि अगर नेक्स्ट बार दोबारा अगर बारिश होता है तो उसके लिए हम लोग स्थिति में तैयार रहें। राप्ती खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि अब इसका स्तर कम होगा, हालात नियंत्रण में रहेंगे। गोरखपुर के जिला कंट्रोल रूम में आपदा मित्र और पीआरडी जवानों की तैनाती की गई है। उत्तर प्रदेश के 97 गाँव का शहरों से संपर्क टूट चुका है और 4 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। इधर यूपी के पीलीभीत में कहर मचाने वाली शारदा नदी अब धीरे धीरे शांत हो रही है। निचले इलाकों को अगर छोड़ दें तो गांव बाढ़ से उभर रहे हैं इस वक्त और बाढ़ ने एक बड़ी आबादी को हरा जख्म दे दिया है। पीलीभीत में शारदा नदी का जलस्तर हालांकि कम हुआ है और बाढ़ का पानी धीरे धीरे नीचे उतर भी रहा है, लेकिन इससे पहले सैलाब ने यहाँ जो तबाही मचाई उसे याद कर लोग सिहर उठते हैं। किसी का घर टूट गया, किसी की झोपड़ी बह गई, तो किसी की कई बीघे की खेती तबाह हो गई। ये जो दिख रहा है ये भी जमीन था, ये भी जमीन था, इससे उस तरफ था नदी। हम लोग छोटे छोटे, यहाँ पे गाँव था, पूरा गाँव उजड़ गया। पीलीभीत में बाढ़ के पानी ने अपने पीछे सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के निशान छोड़े हैं। पूरनपुर और कलीनगर तहसील क्षेत्र के लोगों के सामने अब अपनी जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने की चुनौती है। ये देखिए इतना सारा बाढ़ आ गया, हर साल में आता है, इतना पानी है, सब टूट गया। हम लोग अब मजदूर इंसान है, कुछ कमाते हैं बनाते हैं, वो हर साल में टूट जाता है, तो हम लोग क्या करें इससे। ग्रामीणों की माने तो उन्होंने इस बार नदी का बेहद विनाशकारी रूप देखा। अब खाने पीने के सामान को लेकर काफी परेशानी हो रही है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि वो अगले कुछ दिनों में हर चुनौती से पार पा लेगा। कुछ लो लाइंग एरियाज में भी पानी है, वो भी निकल रहा है, अब स्थिति सामान्य है। असम के कई जिलों में बाढ़ का कहर अब भी जारी है। कहीं कहीं पर पानी का स्तर कम हुआ है, लेकिन लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई क्यों नजर आ रही है, ये आप देखिए। ये असम का वो इलाका है जहां ब्रह्मपुत्र नदी अपने रौद्र रूप में है। ये मोरीगांव जिले का वो जगह है जहां हजारों घरों में पानी घुसा हुआ है। जैसे जैसे पानी का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। फसलें तबाह हो चुकी हैं। जहां तक नजर जा रही है वहां तक सिर्फ पानी ही पानी है। ब्रह्मपुत्र नदी ने मोरीगांव के सैकड़ों परिवार को बेघर कर दिया है। कटान की वजह से इनकी जमीनें नदी में समा गई। अब न तो इनके पास खेती के लिए जमीन है, न ही बाढ़ की वजह से कुछ काम मिल रहा है। बाढ़ की वजह से कई परिवार सड़कों, पुलों, तटबंधों और ऊंची जगहों पर रह रहे हैं क्योंकि उनके घरों में पानी भरा हुआ है। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि उनके परिवार के पास अपना घर, जमीन सब कुछ था, लेकिन कुछ साल पहले ब्रह्मपुत्र नदी ने सब कुछ निकल लिया और वे अब एक अस्थायी छोटी सी झोपड़ी में तटबंध के पास रहने को मजबूर हैं। एक नहीं सैकड़ों परिवार हैं जिनकी जमीन ब्रह्मपुत्र नदी में समा गई। सरकार का कहना है कि कुछ जिलों में पानी का स्तर कम हुआ है, लेकिन 16 जिले पानी में डूबे हुए हैं। ब्रह्मपुत्र सहित कई प्रमुख नदियां अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं।
और असम के बाद आपको कर्नाटक का हाल बताते हैं। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ में जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ है। भारी बारिश के बाद मिट्टी की पहाड़ी भरभराकर सड़क पर आ गई। तस्वीर उत्तर कन्नड़ के शिरूर गांव की है, जहां लैंडस्लाइड के मलबे की वजह से NH 66 बंद हो गया है। पहाड़ी से इतना मलबा गिरा है कि सड़क पर ही एक छोटा पहाड़ दिखने लगा। लैंडस्लाइड की वजह से 7 लोगों की मौत हो गई। लैंडस्लाइड में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हुई है। ये परिवार हाईवे के किनारे ढाबा चलाता था। 3 गैस टैंकर के चालक चाय पीने ढाबे पर रुके थे, तभी पहाड़ी से कीचड़ और पत्थर गिरने लगे। मलबे के साथ 2 गैस टैंकर भी गंगावली नदी में बह गए। प्रशासन ने कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका जताई गई है। रेस्क्यू की टीम लोगों की तलाश में जुट गई है। हाईवे के बगल में नदी होने की वजह से प्रशासन की मुश्किलें बढ़ गई है। पहाड़ी से गिरा मलबा सड़क से आगे बढ़ता गया, नदी तक चला गया। इसलिए प्रशासन को ऐसा लग रहा है कुछ लोग मलबे के साथ नदी में भी बह गए होंगे, इसलिए नदी में भी लोगों की तलाश हो रही है। हाईवे बंद होने की वजह से आने जाने वालों की परेशानी बढ़ गई है। हाईवे के दोनों तरफ ट्रकों की लंबी कतारें लग गई हैं। कर्नाटक में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से कर्नाटक के कई जिलों पर सैलाब ने कब्जा कर लिया है। और वहीं बारिश का कहर देश के दक्षिण पश्चिम इलाकों में भी देखा जा रहा है। केरल में नदी की धार के बीच से 4 लोगों को कैसे रेस्क्यू किया गया, ये आप देखिए। केरल में पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है और चित्तूर नदी की तेज धार में फंसे लोग भी उसी बारिश की जद में आ गए। कर्नाटक से आए 4 सैलानी चित्तूर नदी में उतर गए और अचानक पानी का बहाव तेज होने लगा। जान बचाने के लिए सभी लोग नदी के बीच में स्थित टापू पर पहुंच गए, लेकिन नदी की धार में कमी नहीं आई। स्थानीय लोगों ने जब ये मंजर देखा तो स्थानीय प्रशासन को खबर दी गई। मौके पर फायर फोर्स की टीम पहुंची। ट्यूब लेकर एक जवान पानी में उतरा। सबसे पहले छोटे बच्चे और महिला को बाहर निकाला गया। उसके बाद 2 बचे हुए लोगों की जान बचाने के लिए जद्दोजहद चलती रही। नदी के किनारे खड़ी टीम ने रस्सी के सहारे सभी लोगों को बचा लिया। केरल के अलियर डैम का जलस्तर बढ़ने से चित्तूर नदी में उफान है। आसपास के इलाकों में भी नदियों का पानी तबाही मचा रहा है। मौसम विभाग ने केरल में अगले 24 घंटे बारिश होने का अनुमान लगाया है। केरल के तटीय इलाकों में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो रही है, जिसमें कोच्चि और कोझिकोड शामिल हैं। कन्नूर और अलापुझा में भी बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। और आइए खबरों में आगे बढ़ते। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की बैठक में हंगामा हो गया। आखिर इसकी वजह क्या थी, पूरी खबर देखिए। माई का लाल हिम्मत नहीं है, ये जूता मारे जूता, हम जूता खाएंगे, चलो मारो जूता। ये हंगामा उस वक्त हुआ जब भोपाल में महिला कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों की बैठक हो रही थी। सिंगरौली से आई पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मधु शर्मा का आरोप है कि महासचिव की लिस्ट में उनका नाम नहीं होने पर विरोध जताया तो महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने उन्हें अपमानित किया। महासचिवों की लिस्ट पढ़ी जा रही थी जिसमें हम लोगों का नाम नहीं था, तो हमने कहा कि भाई हम लोगों का नाम कहाँ है इसमें, फर्जी नियुक्तियां हैं क्या, 2 साल हो गए महासचिव बने, तो क्या गलत कहा। लेकिन उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया, जूता मारने के लिए कहा, तो अब वो उनको दम रहता तो जूता मार के देखती, फिर पता चलता। प्रदेश महिला अध्यक्ष विभा पटेल ने कहा कि मधु शर्मा के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया और न ही ऐसी कोई घटना हुई। इस चर्चा में MP के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि बैठक में नई कार्यकारिणी और विभागीय कार्य योजना पर चर्चा की गई और संगठन के लिए काम करने वाली महिलाओं को अहम भूमिका दी जाएगी। खबर ग्वालियर से, जहां पर एक बच्ची को बेरहमी से मारा पीटा गया। क्या थी इस हैवानियत के पीछे की वजह, आप देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से मानवता को शर्मसार करने वाली खबर आई है। 7वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची का सिर्फ इतना गुनाह था कि उसने छेड़खानी का विरोध किया था, जिसके बाद 3 लड़कों ने 15 साल की नाबालिग लड़की को बेरहमी से पीटा, लाठी डंडे और फावड़े से पिटाई की। हैवानों ने बच्ची का पैर भी तोड़ दिया। पीड़ित बच्ची के परिजनों ने थाने में मामला दर्ज किया है। इसको है ना घात लगा के जीतू कुशवाहा ने और भगवती देवी ने और संतोष और राहुल ने पकड़ के साइकिल पर से पीछे से डंडा मारा। उसके बाद मेरी बहन को इस कदर मारा है, इस कदर कि वो आज चलने के काबिल भी नहीं है। पीड़ित के परिवार वालों ने पुलिस पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया है। परिजनों के मुताबिक पुलिस ने जानबूझकर मामूली धाराओं में केस दर्ज किया है। हालांकि पुलिस सख्त कार्रवाई करने का दावा कर रही है। फिलहाल इसमें मेडिकल रिपोर्ट और उसके आधार पर
अगर संभवतः अगर उसमें लिखा है चोट आएगी गंभीर तो उसमें धाराएं बढ़ा के कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित बच्ची का परिवार एसपी ऑफिस में आयोजित जन सुनवाई में शिकायत लेकर पहुंचा था। और पुरी के जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार एक बार फिर 18 जुलाई को खोला जाएगा। कमेटी की बैठक में ये फैसला ले लिया गया है। भगवान जगन्नाथ के रत्न भंडार में कई राज अब भी छुपे हैं। 46 साल बाद रविवार को रत्न भंडार को खोला गया था, अब फिर कल रत्न भंडार को खोला जाएगा। ये फैसला कल हुई मंदिर कमेटी की बैठक में लिया गया। इस बैठक में एसजीटी के मुख्य प्रशासक अरविंद पाधी, जिलाधिकारी और अन्य अधिकारी मौजूद थे। बैठक में फैसला लिया गया है कि सुबह 9:51 से दोपहर 12:15 के बीच फिर से रत्न भंडार को खोला जाएगा। इस दौरान आभूषणों को मंदिर में स्थित अस्थायी कोषागार में रखा जाएगा। इससे पहले रत्न भंडार को 46 साल बाद रविवार को बहुमूल्य वस्तुओं की सूची बनाने और इसकी मरम्मत के लिए खोला गया था। न्यायमूर्ति रत्न ने कहा कि सभी बॉक्सों को ट्रांसफर करना संभव नहीं है, इसलिए इन बॉक्सों में रखे कीमती सामान और आभूषणों को मंदिर परिसर में ही रख दिया जाएगा। सीसीटीवी से इस पर नजर रखी जाएगी। ओडिशा में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में रत्न भंडार को फिर से खोलना एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा था। बीजेपी ने बीजेडी पर इसकी खोई हुई चाबियों पर सवाल उठाया था। बीजेपी ने जनता से वादा किया था कि अगर वो चुनाव जीतती है तो रत्न भंडार को फिर से खोलने की कोशिश करेगी। अमेरिका ने ईरान पर बड़ा आरोप लगाया। अमेरिका ने कहा है कि सुलेमानी की हत्या का बदला लेने के लिए ईरान ने ट्रंप की हत्या के लिए काफी वक्त से साजिश को रचा था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर हत्या की साजिश किसने रची, कौन है जो ट्रंप को मारना चाहता है। इसे लेकर पहली बार ईरान का नाम सामने आया है। ट्रंप पर हमले को लेकर अमेरिका ने बड़ा खुलासा किया है। हम ट्रंप प्रशासन के समय के पूर्व अधिकारियों के खिलाफ ईरानी खतरों पर नजर बनाए हुए हैं। कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद ईरान की तरफ से ऐसी धमकियां आ रही हैं। ईरानी साजिश के बारे में हमें खुफिया जानकारी मिली है। हम इसे राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा मानते हुए नजर बनाए हुए हैं। अमेरिका ने ईरान पर बड़ा आरोप लगाया है। यूएस का दावा है कि ईरान ने कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेने के लिए ट्रंप पर हमला करवाया है। ट्रंप के शासन में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या हुई थी। तब से ईरान लगातार साजिश रच रहा है। ईरान ने अमेरिका के आरोप को सिरे से नकार दिया है। ईरान ने जवाब देते हुए कहा है कि उसके ऊपर लगे आरोप निराधार और दुर्भाग्यपूर्ण हैं। ईरान ने कहा है कि उसकी नजर में ट्रंप एक अपराधी हैं और सुलेमानी हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। सुलेमानी की हत्या के आरोप में ट्रंप को सजा मिले, इसके लिए कानूनी रास्ता चुना गया है। खबर बांग्लादेश से है। बांग्लादेश में सरकारी नौकरी में आरक्षण को लेकर हिंसा हुई है और बांग्लादेश के कई शहरों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई हिंसा में 3 छात्रों समेत 6 की मौत हो गई है। हिंसा में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों का प्रदर्शन मंगलवार को हिंसक हो गया। आरक्षण प्रणाली में सुधार की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई। अज्ञात लोगों ने 2 बसों को आग लगा दी। कई हिस्सों में हिंसक झड़पें हुई, जिससे सड़कों पर जाम लग गया और हजारों लोग सड़कों पर फंस गए। नौकरियों में आरक्षण को लेकर हुई हिंसा में 3 छात्रों समेत 6 लोगों की मौत भी हो गई है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। बांग्लादेश के सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के परिसरों में रात भर हिंसा होती रही, जिसके बाद 4 प्रमुख शहरों में अर्धसैनिक बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के जवानों को तैनात कर दिया गया। सरकार ने बढ़ती हिंसा के बीच स्कूलों और कॉलेजों को अगले आदेश तक बंद रखने का आदेश दिया है। कांगो से बड़ी खबर है, जहां के किंसले गांव में भीषण नरसंहार हुआ है। हथियारबंद लोगों के हमले में 72 लोगों की मौत हुई है। जमीन विवाद को लेकर यह हिंसा हुई है। राजधानी किंशासा से कुछ ही दूरी पर इस हिंसा को अंजाम दिया गया। ये आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं कांगो की, जहां के किंसले गांव में भीषण नरसंहार किए। तस्वीरें, हथियारबंद लोगों ने हमला किया और 72 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। जमीन विवाद इसके पीछे वजह बताया जा रहा है। राजधानी किंशासा से महज कुछ ही दूरी पर है किंसले, यह इलाका जहां पर भीषण नरसंहार किया गया। तो कांगो का यह पूरा मामला है, जहां के किंसले में नरसंहार, हथियारबंद लोगों ने हमला किया और 72 लोगों की मौत इस हमले में हो गई है। ये देखिए, और आपको पूरी जानकारी हम दे रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए में आखिरकार क्यों यह हिंसा हुई। कई दिनों से यहां पर ठेके और याका समुदाय के बीच संघर्ष हो रहा था।
जमीन को लेकर 2 साल से संघर्ष चल रहा है। पिछले 2 साल में सैकड़ों नागरिकों की मौत हुई और ताजा ये मामला।